गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पाठ 3 चुनावी प्रक्रिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है चुनावी अभियान। उसमें हमने चुनावी अभियान में देखा कि किस तरह से नामांकन भरते हैं, क्या क्या होता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा मतदान और मतगणना। चुनावी अभियान में प्रचार वगैरह देख लिया, प्रचार हो गया, नामांकन भर दिए, पार्टियों से टिकट मिल गए, प्रचार कर दिया उन्होंने, ये सब हमने जान लिया। अब देखो मतदान होगा अब, और फिर क्या होगी, मतगणना होगी। ये चुनावी अभियान का ही भाग है। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन, चुनाव का दिन के नाम और उनके चुनाव चिन्ह, एक सेकेंड, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची के नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। ये अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूलों या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। ये क्या, मतदान केंद्र जहाँ लोग वोट देने जाते हैं। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली का पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। अभी अपने लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018-19 में, अभी सरपंचों के हुए हैं, अभी अभी हमारे जिला नगर परिषद नगर निगम के चुनाव हुए हैं। तो आपको पता है कि मतदान करने कैसे जाते हैं। मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो है वयस्क मतदाता अपना पहचान पत्र लेकर मतदान करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो एक टीम होती है, चुनाव अधिकारी होते हैं, वो उनकी पहचान करते हैं कि ये जो है मतदान पहचान पत्र से कि ये वही मतदाता है या नहीं। फिर उसकी अंगुली पे वो काला निशान लगा देते हैं और वोट डालने की अनुमति देते हैं। इस तरह मतदान होता है हमारे यहाँ। वोट पड़ते हैं, वोट पड़ना कहते हैं ना। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। यानी जितने भी पार्टी के हैं वहाँ पर चुनाव में खड़े हुए जो सदस्य होते हैं, जो उनके एजेंट वहाँ पर बैठे होते हैं कि कहीं फर्जी मतदान या किसी एक के पक्ष में मतदान तो नहीं हो रहा है। एजेंट वहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नामों और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। देखो अब तो वो मशीनें आ गई है। पहले मतपत्र हुआ करता था एक, जिस पर जितने भी है उस क्षेत्र के वो जो सदस्य जिन्होंने नामांकन भराया, उम्मीदवार जितने भी हैं, उनका नाम होता था और उनके सामने उनकी पार्टी का चिन्ह होता था। चुनाव चिन्ह देता है चुनाव आयोग, प्रत्येक उम्मीदवार को चिन्ह होता है, उसके आगे खाली जगह होती है, उसमें से ठप्पा लगाना होता था। ठीक है, ठप्पा लगाकर वोट दिए जाते थे। लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, अंडरलाइन कर लो इस पर। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम होते हैं, के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है, उसके चुनाव चिन्ह के आगे के बटन को एक बार दबा देना होता है। आजकल मतदान के साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें जो है उम्मीदवार का नाम लिखा होता है, उसके सामने तो उसका चुनाव चिन्ह होता है और उसके सामने एक बटन होता है। तो उम्मीदवार क्या, जो मतदाता वोट देने जाता है, वो उस बटन को दबा दे एक बार ही। ठीक है, एक बार बटन दबाता है, लाइट जलती है और पी की आवाज़ आती है, तो मतदान हो गया समझो। दोबारा अगर वही व्यक्ति दबाएगा तो नहीं दबेगा। इस तरह मतदान होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सीलबंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा। ये मतदान का हो गया। अब मतगणना, अपना टॉपिक ये है ना, मतदान और मतगणना। तो मतदान तो यहाँ तक हो गया कि कैसे वोट देते हैं मतदाता, और कौन देते हैं, वयस्क मतदाता। तो मतदान हो गया। अब मतगणना।
अब क्या होता है, मतदान हो जाने के बाद, यहाँ से मतगणना आ गया दूसरा टॉपिक। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सीलबंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट रहते हैं। जहाँ मतगणना होती है वहाँ भी सभी दलों के एजेंट रहते हैं, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित किया जाता है। अब मतगणना हो जाती है तो उस क्षेत्र की जो है सभी पेटियों को एक साथ खोला जाता है। जैसे हमारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी वोटिंग मशीनें हैं, ये ईवीएम मशीनें, वो एक जगह होती है और उनको एक साथ खोला जाता है। फिर मतों की गणना की जाती है कि किस उम्मीदवार को कितने मत मिले, और सबसे ज़्यादा मत जिसको मिलते हैं उसी को विजय घोषित किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर बहुमत से सरकार बनती है। जिसका बहुमत आता है यानी जिसके सबसे ज़्यादा मत आते हैं उसी उम्मीदवार को विजय घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। सुबह से मतगणना होती है, शाम तक तो 3-4 बजे तक ही ये स्पष्ट हो जाता है कि किसकी सरकार बन रही है, किसका बहुमत आया, किस पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं। जिस पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं वही जो है सरकार बनाएंगे। जैसे हमारे राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं, अब 200 में से मान लो 101 उम्मीदवार, बहुमत एक ज़्यादा होता ही बहुमत हो जाता है। 200 में से 101 उम्मीदवार जिस पार्टी के आ गए, जैसे इस बार कांग्रेस के आए थे 103 उम्मीदवार आ गए कांग्रेस का, तो वो स्पष्ट बहुमत हो जाता है। कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आ गया तो ये तय हो जाता है कि अब कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में। और उस समय जो टीवी चैनल, रेडियो, ये हर पल की खबर अपन को देते रहते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होती है, मतगणना होती है और किसकी कौन सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये तय हो जाता है मतगणना के बाद। मतगणना के बाद बहुमत आता है और बहुमत के बाद ये तय हो जाता है। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सा आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है, कौन सा नहीं। जो हमने पढ़ी थी चुनाव आचार संहिता में, मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना, ये उल्लंघन है। ये ऐसा नहीं कर सकते। मतदान से पहले आचार संहिता लग जाती है तो कोई उद्घाटन मंत्री नहीं कर सकता। तो इसमें कौन सा आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है और कौन सा नहीं। तो ये पहला तो क्या है, उल्लंघन है। पहला जो है मंत्री द्वारा किया गया क्या है, ये तो उल्लंघन है। एक उम्मीदवार से वायदा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक नई रेलगाड़ी चलाएगा, तो ऐसा वादा कर सकता है, तो ये कोई उल्लंघन नहीं है। ऐसे तो चुनाव प्रचार में करते हैं ना वादे, तो ये उल्लंघन नहीं है। पहला वाला उल्लंघन है आचार संहिता का, दूसरा वाला नहीं है। एक उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जाकर उनसे उस उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना, ये भी उल्लंघन है। मंदिर में ले जाकर यानी धर्म के नाम पर आप किसी को भी जो है इस तरह मजबूर नहीं कर सकते, शपथ नहीं दिला सकते धर्म के नाम पर कि भाई मैं तुझे ही वोट दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे लेकर कंबल बंटवाना, ये ऐसा तो करते हैं, प्रलोभन वगैरह तो दे देते हैं, तो ये भी उल्लंघन नहीं है। तो पहला उल्लंघन नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है। पहला उल्लंघन है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं है। इस तरह से, ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना है। अब ये सारणी देखो एक बार, गुलबर्गा के चुनाव परिणाम है ये। आइए एक बार फिर गुलबर्गा के उदाहरण पर गौर करें। सन 2014 में यहाँ कुल 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। यहाँ के मतदाताओं की संख्या 17.21 लाख थी। इनमें से 9.98 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हमारे रेल मंत्री रहे हुए हैं बेटा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को 5.07 लाख वोट मिले। ये
कुल पड़े मतों का 50.82% था, लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित घोषित किया गया। सबसे जैसे गुलबर्गा क्षेत्र है, उसमें से मल्लिका अर्जुन खड़गे को जो है सबसे ज़्यादा मत मिले, इसलिए वहाँ का एमपी कौन बन गया? मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, आगे देखो, ये गुलबर्गा लोकसभा चुनाव क्षेत्र 2014 का परिणाम है। ये उम्मीदवार है कौन कौन खड़े हुए, ये डीजी सागर, मल्लिका अर्जुन, ये इतने सारे उम्मीदवार है, 5-8 उम्मीदवार है। ठीक है, इनके पार्टियां हैं ये कि ये जनता दल से थे डीजी सागर, मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, धन्नी महादेव जो है बहुजन समाज पार्टी से, ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से थे, ये आम आदमी पार्टी से थे। इस तरह अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार गुलबर्गा में खड़े हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जो है किसको मिले? मल्लिका अर्जुन खड़गे को मिले। तो गुलबर्गा का सांसद कौन बन गया? संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो गया मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो इस तरह से मतदान से उम्मीदवार का पता चलता है। ठीक है, इस तरह से चुनाव होते हैं। आप अपना मत डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? क्या चुनाव जीतने के लिए ये जरूरी है कि किसी व्यक्ति को डाले गए मतों से आधे से अधिक मत मिले? हाँ, ये जरूरी है। आधे से अधिक डाले गए मतों से आधे से अधिक नहीं, मतलब सब में जो है उसको अधिक मत मिलना चाहिए। इसको जो है जैसे 50% मिले हैं प्रतिशत में, 50% से ज़्यादा मिले, आधे से अधिक मिले, ये ज़रूरी नहीं है। इसको 30-40% भी मिल सकते हैं, लेकिन वो उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होने यानी मतगणना ज़्यादा होनी चाहिए। प्रतिशत नहीं देखा जाता, इसमें मत देखे जाते हैं कि मत उसको ज़्यादा मिलने चाहिए। प्रतिशत तो 50% से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मतदाता और मतगणना। और कैसे सरकार बनती है वो हो गए। अगला देखो, अपना मत डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? ये आएगा नाटो वाला 0.99%। अगला देखो, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? चलो ये टॉपिक अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, मतदाता और मतगणना तक। और सरकार बन जाती है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ सरकार कैसे बनती है, वो समझ गए होंगे आप। पहले जो है किसी भी देश को, राज्य को या किसी भी क्षेत्र को, एक गांव को ही ले लो, सरपंच का चुनाव होता है तो एक गांव को भी वार्डों में बांट दिया जाता है, अलग अलग वार्डों में। तो इस तरह से जो है पहले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है किसी देश, राज्य को या किसी भी स्थान को। उसके बाद उस निर्वाचन क्षेत्र से जो है उम्मीदवारों का नामांकन होता है। उम्मीदवार कितने भी खड़े हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, ये जो है किसी भी उम्मीदवार को हम मना नहीं कर सकते। वो अपनी योग्यता पूरी करनी चाहिए उसको, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी में ना हो, और वह पागल दिवालिया घोषित न हो। ये योग्यता पूरी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भी चाहे उम्मीदवार का नामांकन कर सकता है। उसकी और शर्तें भी थी, जैसे उसको नामांकन में क्या क्या भरना होता है वो भरता है। ठीक है, कोई भी खड़ा हो सकता है। फिर क्या होगा, उनको जो है 2 सप्ताह का चुनाव प्रचार का समय दिया जाएगा। उम्मीदवार जो भी खड़े हुए हैं उनको, वो अपना प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे अगर सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, फिर चुनाव प्रचार के बाद जो है एक दिन मतदान का तय कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है कि इस दिन मतदान होगा। उसके लिए मतदान केंद्र बनाए जाते हैं अलग अलग, जैसे सरकारी स्कूलों में या सरकारी भवनों में मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। तो उस क्षेत्र के मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र ले जाते हैं और उस मतदान केंद्र में जाकर जो है मतदान, अपने पसंद के उम्मीदवार को मतदान करते हैं। चाहे वहाँ पर 20 उम्मीदवार हैं, लेकिन एक मतदाता एक ही उम्मीदवार को मतदान कर सकता है। उसके सामने का बटन दबाएगा वो, ठीक है, उसी को मतदान होगा जिसके सामने का बटन दबाएगा। तो इस तरह शाम तक ये मतदान की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद वोटिंग मशीनों को सील कर लिया जाता है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक
तय होता है दिन, निश्चित दिन पर कि किस दिन मतगणना होगी। फिर जो है एक क्षेत्र की मतदान की वो ईवीएम मशीनों को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक साथ खोला जाता है और उनकी गणना की जाती है। फिर उसमें देखा जाता है कि जैसे 20 आदमी है तो 20 में से सबसे अधिक मत किसको मिले, प्रतिशत नहीं देखा जाता है, मत देखे जाते हैं। सबसे अधिक मत जिसको मिले वही बहुमत हो गया और वहाँ से उस क्षेत्र से वही व्यक्ति एमएलए या एमपी बन जाता है। ठीक है। और फिर देखा जाता है कि पूरे चुनावों में कौन सी पार्टी के सदस्य ज़्यादा जीत कर आए, कांग्रेस के आए, बीजेपी के आए या अन्य किसी दल के आए। तो जिस पार्टी के सदस्य ज़्यादा जीत कर आते हैं उसी की सरकार बनती है। ठीक है। इस तरह से जो है मतदान होते हैं और सरकार बनती है। हमारे देश में इस तरह से चुनाव होते हैं। अब भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वही पढ़ा हमने, लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में पढ़ा अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा? लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के बारे में। अब हम देखेंगे कि भारत के चुनावों को हम लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमने लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में पढ़ा ऐसा ही भारत में होता है, इसलिए उनको भारत में जो है भारत के चुनावों को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।